नमस्कार। 48वें खजुराहो नृत्य समारोह के सिलसिले में जिन आनुषंगिक गतिविधियों को हम लोगों ने आयोजित किया है, परिकल्पित किया है, उसमें आप सब ये जानते हैं कि कला वार्ता एक अहम कड़ी है और ये कोशिश रही है कि नृत्य समारोह से जुड़े तमाम संदर्भों के आसपास एक ऐसे संवाद का भी शिखर हम लोग तय करें जहाँ पर खड़े होकर सच्चे अर्थों में हम भारतीय संस्कृति और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम कला अभिव्यक्तियों को, उनके अनुशासनों को एक ठीक नज़र से देख सकें, उसमें कुछ नया जोड़ सकें। और इसी लगातार चल रहे सिलसिले की आज ये चौथी कड़ी है और आज आप सबसे साझा करते हुए मुझे ये प्रसन्नता है कि आज दो अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के लिए हम लोगों ने जिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है उनमें सुश्री त्रिशा कौशिक हैं और डॉक्टर अरविंद ओझा हैं। मैं दोनों हमारे अतिथि विद्वान वक्ताओं का इस परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे पोडियम के ठीक सामने खजुराहो नृत्य समारोह के साथ जुड़ी एक पंक्ति पढ़ रहे होंगे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नभके नव विहग ग्रंथ को, नव पर नव स्वर। हिंदी के महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1932 में इस कविता को लिखा था और गीतिका उनका जो पहला काव्य संग्रह था उसका ये पहला शब्द पुष्प था। इस कविता का संदर्भ खजुराहो नृत्य समारोह की टैगलाइन के साथ जोड़कर मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ कि निराला ने उस वक्त स्वाधीनता के लिए जो भारत छटपटा रहा था, तब इस भारत को जगाने के क्रम में उसके संदर्भ में इस कविता को लिखा था। और उसमें आप सब जानते हैं कि आगे आता है कि कलुष भेदतम हर प्रकाश पर जगमग जग कर दे। तो ये कलुष को भेदने के जो उपक्रम है, उसकी जो गुहार है निराला की, वही दरअसल हमारी कलाओं के प्रयोजन के साथ ही हम जुड़कर देखते हैं। मनुष्यता के सामने, जीवन के सामने जो अंधकार फैला है, कला का प्रयोजन उस तमस को छांटने का है। और अलग अलग अनुशासनों में सक्रिय साधक दरअसल अपनी रचनाशीलता में प्रवेश करते हुए इसी अंधकार को छांटने की कोशिश करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंतस में जो अंधकार है उसको भी हम किस तरह से छांटें इन कलाओं के पास जाकर। तो कलाओं के पास जाकर हम जिस तरह से विरमते हैं, वहाँ से जो कुछ भी ऊष्मा पाते हैं, जो भी उजाला अपने लिए संजोते हैं, दरअसल वो आत्म तलाश का मार्ग ही प्रशस्त करता है। आज हमारा जो पहला संवाद है वो सम्मोहन कला पर है और इस सम्मोहन कला पर बहुत गहन अध्ययन करने वाली और उसके साथ अलग अलग प्रयोग करने वाली सुश्री त्रिशा कौशिक हमारे साथ हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ त्रिशा जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इसी के साथ कला और मनुष्यता के संदर्भों में आज अपना वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अरविंद ओझा। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वे भी त्रिशा जी के पड़ोस में अपना आसन ग्रहण करें। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक आदरणीय श्री जयंत माधव भिसे जी और उप निदेशक आदरणीय राहुल दस्तूरी जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वे कृपया मंच पर आएँ और हमारे आज के दोनों अतिथि वक्ताओं का पुष्पों से स्वागत करें। आदरणीय सुश्री त्रिशा कौशिक और श्री अरविंद ओझा। खजुराहो नृत्य समारोह हम सब जानते हैं कि नृत्य पर एकाग्र होकर और इस संस्कृति के विन्यास को देखने की हमारी कोशिश है और हम उन तमाम कूल किनारों, उन कोनों कांतरों में जाने की चेष्टा हमारी बनती है कि जहाँ से हम सच्चे अर्थों में अपनी कलाओं को समझ सकें, अपने जीवन को समझ सकें, अपनी मनुष्यता को समझ सकें। और इस क्रम में
जाते हैं तो हमें विचार का एक बड़ा क्षितिज दिखाई देता है और विषयों में की आवृत्ति में उसे बांधने की कोशिश हमारी होती है कि हम एक विषय में उसे बांधें, लेकिन जब उस विषय के आलोक में जब हम अवगाहन करते हैं तो हम सब के भीतर अलग अलग किस्म की एक बेचैनियाँ होती हैं, सवाल होते हैं, कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं, प्रश्नाकुलता भी हमारे भीतर उमड़ती हैं और हमारे विशेषज्ञ प्रतिनिधि विद्वान वक्ता के संवाद के बाद हमारी कोशिश होती है कि आप में से भी उस संवाद में कुछ जोड़ने की कोशिश आप करें और कोई सवाल अगर आपके भीतर है तो उस सवाल को भी आप हमारे वक्ता तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हम ये कोशिश करें कि हम एक विषय को एक बृहद आकार में छूने की कोशिश भी करें। जब हम सम्मोहन कला की बात करते हैं और जैसा कि मैं कह रहा था कि नृत्य के साथ अगर उसे जोड़ कर देखें तो सम्मोहन की कला, जैसा कि प्रसाद जी से हमारी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नृत्य के साथ ये सम्मोहन की कला बहुत नज़दीक से मैं जोड़ती हुई देखती हूँ। दोनों के दरमियान ये अजब फासला रहा, वो मेरे पास होकर मुझसे जुदा रहा। कोई ऐसा फासला है कि कोई ऐसी दूरी है जो हमारे ही आत्म तक, हमारे ही भीतर बैठे हुए एक सच तक हमको पहुंचने से रोकती है। वो क्या है? उसे देखने की छटपटाहट क्या हमारे भीतर सच्चे अर्थों में है? और क्या हम हमारे भीतर बैठे हुए नकारात्मक और सकारात्मक भावों को ठीक से पहचानते हैं? सम्मोहन की कला इसी जमीन पर अपना काम करती है। हम सबके भीतर सम्मोहन है, एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। तो बहिरंग और अंतरंग के भीतर, उसके बीच में वो क्या सूत्र है ऐसा जिसे पाने की हमें दरकार है, और उसी सूत्र की तलाश सुश्री तृषा कौशिक अपनी इस सम्मोहन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से करती है, सम्मोहन कला के माध्यम से करती है। तृषा जी का एक परिचय इस सम्मोहन चिकित्सा पद्धति से जोड़ता है, लेकिन बुनियादी तौर पर वे भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही है। यूँ अगर उनकी उपाधि से जोड़कर उनके परिचय को मैं आप तक पहुँचाऊँ तो वे भोपाल के मैरिट की एक इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग स्नातक हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी, उनका रुझान नृत्य के साथ भी रहा। पंडित शंकर हुंबल आप सब जानते हैं, भरतनाट्यम के इस हिंदी प्रदेश में उसे नया उन्मेष प्रदान करने वाले मूर्धन्य नृत्य गुरु है, उनकी आप शागिर्द रहीं और उसके बाद लगातार कई सारे हमारे नृत्यों के संपर्क में आई, कई सारी प्रस्तुतियों में आपने हिस्सा लिया। इसलिए नृत्य को जिस गहराई से वे जानती हैं और जिस सम्मोहन कला का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है, इन दोनों का संयोग करते हुए वे जीवन के क्या नए सूत्र हम सब तक पहुंचाना चाहती हैं। इसी चेष्टा के साथ, इसी दरकार के साथ, इसी आग्रह के साथ आज हम सब से पेश आ रही हैं सुश्री तृषा कौशिक। मैं बहुत सम्मान के साथ उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से उनके आमंत्रण। आप सभी को प्रणाम। मैं अभी जो बोलूँगी वो मोस्टली मैं हिंदी में ही बोलूँगी, बट कहीं कहीं जगह हो सकता है मैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स हिंदी में मुझे एकदम से स्ट्राइक नहीं करते। अब जैसा कि विनय सर यहाँ पे बोल के गए, सम्मोहन, सम्मोहन शब्द जब हम सुनते हैं और इसको हम अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं। और सबसे पहला विचार जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि क्या हम अपना नियंत्रण खो देंगे, कोई हमें सम्मोहित करेगा तो वो जो चाहता है वो हमसे करवा लेगा, हमारा पूरा नियंत्रण हमारे पे से चला जाएगा। तो ये जो सवाल आते हैं वो लाजमी है, क्योंकि ये सम्मोहन का ही एक दूसरा रूप है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्टर्न हिप्नोटिज्म और हिंदी में बोलते हैं वशीकरण।
तो वशीकरण और सम्मोहन, एक सम्मोहन जो होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्टर्न हिप्नोटिज्म, और जो वशीकरण होता है, सॉरी, सम्मोहन को बोलते हैं वेस्टर्न हिप्नोटिज्म, जो वशीकरण होता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न हिप्नोटिज्म। अब सम्मोहन का आप जब लिटरल मीनिंग देखेंगे तो सम का मतलब होता है यूनियन, एक होना, और मोहन हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान को बोलते हैं। कृष्ण, मोहन, हम कह सकते हैं वो भगवान है। भगवान क्या है? जो हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है वो ही हमारा भगवान है। तो सम्मोहन को अब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ये हमारे ही अंदर जो शक्ति है, हमारा जो इनर बीइंग है, उससे ही मिलन है। आगे बढ़ते हैं और सम्मोहन को लेके एक और हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या ये कहीं बाहर से आता है? अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा ऑपरेशन होना है, किसी को ऑपरेशन होना है, तो वो एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, उससे बेहोश होते हैं, तो वो कुछ बाहर से आ रहा है। तो सम्मोहन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से होती है। हम दिन में कई बार सम्मोहित होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हम ऑलरेडी सम्मोहित होते हैं, हम हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। हम रात को सोने जब जाते हैं तो हम हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। हम जब किसी भी चीज से ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम किसी भी भावनाओं से में जब बहने लगते हैं तो हम सम्मोहित हो जाते हैं। अब ये सम्मोहन क्या है, इस पे और गहराई पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी एक्चुअली काम कैसे करती है। हमारे जीवन में अन्य परिस्थितियां होती हैं, अनेक परिस्थितियां होती हैं, और वो होती जाती है और हमें लगता है कि ये शायद हमारी किस्मत है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर होता क्या है? हम जब एक टीवी खरीदते हैं, हम एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो हम उसका यूजर मैनुअल पढ़ते हैं कि हम कहीं गलत ना यूज कर लें, वो खराब ना हो जाए। पर हम कभी जो हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है उसको शायद नहीं पढ़ते। तो क्या है वो यूजर मैनुअल? वो है हमारा मन। अब मन को हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं माइंड। माइंड, बॉडी, सोल, सबने सुना है। माइंड जो होता है और जो ब्रेन होता है, उसको हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वही हमारा माइंड है, पर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। माइंड जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो ब्रेन होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है। अभी मेरे पास ये फोन है, इसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, हैंडसेट किसी काम का नहीं है। अब जब हमने समझ लिया है कि माइंड, जो मन है, हमारा सॉफ्टवेयर है, तो अब हम ये भी जाने कि वो काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उस पे आने से पहले हम सबके जीवन में एक सवाल होता है जो हमको कई बार, मोस्टली हमें वो परेशानी करता है कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति है जो हमारे अनुकूल नहीं हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्यों क्यों क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? और हम उन सवालों के जवाब ढूंढते रह जाते हैं और बहुत बार हमें उसके जवाब मिलते नहीं है और जिंदगी भी पूरी व्यतीत हो जाती है। तो जो हमारे मन होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कहीं पे आपको लगे कि बहुत टेक्निकल जा रहा है, पर इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आगे के लिए एक फाउंडेशन है, जीवन के लिए एक फाउंडेशन है। तो जो हमारा मन होता है उसका एक भाग, जैसे कि मैंने बताया, चेतन मन होता है। चेतन मन जो होता है वो सिर्फ 10 से 12% होता है हमारा। अब जितने भी हमारे जीवन में सवाल होते हैं, ऐसा मेरी जिंदगी में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जो हम तर्क लगाते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड से आता है। अब आप कॉन्शियसली तो कोई भी नहीं चाहता हम में से कि हमें कोई रिश्तों में इश्यूज हो या हमारे कोई वित्त से रिलेटेड समस्याएं हो या हमारे कोई शारीरिक समस्याएं हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, मतलब हो जाता है। कॉन्शियसली हम नहीं चाहते। तो ये सब कहाँ से हो रहा है जब हम चाहते ही नहीं है? तो ये सब होता है हमारे अवचेतन मन से। ये जो अवचेतन मन होता है ये 88 to 90% होता है हमारे मन का, ह्यूमन माइंड का, और यही हमारे जीवन को चलाता है। अब आप लोगों ने, सब ने, अगर अपने जीवन को पास से देखे तो ये देखा होगा कि कभी कभी आप किसी समस्या से, किसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए
सारे प्रयास लगा देते हैं पर उससे बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो इस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से आ रहा है जो कि 6000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगी। प्रकृति ने कह लीजिए या कोई हायर पावर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, आप कुछ भी कहें उनको, उन्होंने मन को कुछ ऐसा बनाया है, खासकर अवचेतन मन को, कि जो भी चीज उस मन में जाती है वो एक बीज की तरह वहां पे हम बो देते हैं, और वो जो बीज है वो एक ना एक दिन पेड़ बनता ही है। आप जब बरगद का पेड़ देखते हैं एकड़ों में फैल जाता है। अगर कोई आपके पास लाए और बोले कि इस बीज से ये इतना बड़ा पेड़ है, हमें पता है, इसलिए हमें पता है कि ठीक है ये बीज से पेड़ आ गया, पर अगर आपको नहीं पता है तो ये एक आश्चर्य की बात होती है कि इतनी सी चीज से इतना बड़ा पेड़ आ गया। और जिंदगी भी वैसे ही है, हम जाने अनजाने जो सोचते रहते हैं बार बार, वो बीज हम बोते जाते हैं और वो एक ना एक दिन पेड़ बनता ही है। सिर्फ ये समय का खेल है कि वो आज पेड़ बनेगा, कल बनेगा, 20 साल बाद बनेगा कि 40 साल बाद बनेगा, पर वो पेड़ बनेगा अवश्य। हो सकता है अगले जीवन काल में बन जाए। अब जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा का पूरा मन जो होता है वो अवचेतन मन होता है। हमें लगता जरूर है हम बच्चे को जो बोल रहे हैं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, पर वो एक एक शब्द बच्चे की चेतना में जाता है और वो आगे जाके उसके जीवन में वही होने लगता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये जो अवचेतन मन है ये दो भागों में बंटने लगता है। एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन। और ये जिस चीज से बढ़ता है उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्रिटिकल फिल्टर। अब हम सब चाय पीते हैं, चाय को हम छानते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है और कप में चाय आ जाती है। अब ये जो क्रिटिकल फिल्टर है ये कुछ छन्नी के समान ही काम करता है। हमारी कैसे हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारे माता पिता के क्या बिलीफ सिस्टम है, उनकी क्या धारणाएं हैं, हमें क्या एजुकेशन मिली है, उसके आधार पे ये फिल्टर बनता है। तो जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, सबका फिल्टर अलग होता है। आपका फिल्टर अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। अब ये फिल्टर क्या है? जब हम चाय छानते हैं, अगर छन्नी ज्यादा बड़ी हो तो पत्ती भी कप में चली जाएगी। तो ये जो फिल्टर है इसमें हम कह सकते हैं हमारा पूरा नजरिया होता है और ये 7 साल की उम्र तक बन जाता है। फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो इस बिलीफ सिस्टम से होता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी कैसे। बेसिकली जीवन में जो भी होता है, हम हिंदी में कहावत होती है राई का पहाड़ बनना, होता वही है। चीजें शुरू राई से ही होती हैं जो एक दिन पहाड़ बन जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है। ये एग्जांपल इसलिए क्योंकि हमें पता चलता है कि जिंदगी काम कैसे करती है। 30 साल की, अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट, हस्बैंड भी वहीं से पास आउट, शादी हुई, लव मैरिज हुई, एंड हस्बैंड जो है वो फिजिकली वायलेंट हो जाता था, मारपीट करने लगता था। अब उसको इतना ट्रॉमा हो गया उस वायलेंस का कि वो आए कि मुझे इससे जो भी इम्पैक्ट हुआ है, प्रभाव हुआ है, मुझे इससे बाहर निकलना है। जब हमने थेरेपी करनी शुरू की तो पता चला कि वो पहुंची जब वो पैदा हो रही थी। तो मतलब उनकी माँ की डिलीवरी हो रही थी और वो बाहर निकल रही थी, जन्म ले रही थी। और जब जन्म ले रही थी तो डॉक्टर ने जिस नॉर्मल डिलीवरी थी, डॉक्टर ने जिस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला, और वो फीमेल डॉक्टर थी। फिर उसके बाद बच्चे को साफ करने के लिए मेल नर्स वहाँ थे। मेल नर्स ने जिस तरीके से बच्चे को हैंडल किया, साफ सफाई की बच्चे की, वो बहुत गंदे तरीके से की। वो बच्चे को हर्ट कर रही थी। तो बच्चे का पहला परसेप्शन वहाँ बना कि आदमी जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। अभी कॉन्शियसली उन्हें याद नहीं है, पर ये थेरेपी में सरफेस पे आया। फिर वो और आगे बढ़ी, वो 3-4 साल की उम्र में पहुंची। तब भोपाल में दंगे हुए थे, और वो जो दंगे हुए थे उसमें ये घर पे थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, और देख रही थी कि कुछ लोग आके, ऑल मेल्स, सब आदमी,
वो सामने घर जला रहे थे। फिर से दिमाग में आया कि आदमी बुरे होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसके बाद जब वो 5-6 साल की हुई तो वो उस इंसिडेंट पे पहुंची जहाँ पे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है और पापा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने बच्चे के सामने ही मदर को हिट कर दिया, मार दिया। अब जब ये घटना रिपीटेडली मेल से रिलेटेड हुई 3-4 बार, 5 साल की उम्र तक उसकी एक धारणा बन गई कि आदमी जो होते हैं वो वायलेंट ही होते हैं, वो मारपीट ही करते हैं। और अब आगे जाके जब उसकी शादी हुई, उसने खुद अपने हस्बैंड को चूज़ किया। उसकी लव मैरिज थी। लव मैरिज नहीं भी होती, अरेंज भी होती, तो बेसिकली उसने अपने धारणा के आधार पे उस आदमी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो जीवन कैसा है? जीवन कोई रेडियो से कम नहीं है। 98.3 FM, 92.7 FM, 103.5 FM, दिस FM, दैट FM, गाना कौन सा बजता है? जिसे करते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो धारणाएं होती हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो लव होता है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इमोशंस में, सबसे ज़्यादा शक्ति होती है उसमें। उसके बाद फियर, शेम, गिल्ट, इसके बीच में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, होप, ये सब आता है। तो हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे जीवन में एक्चुअली ये क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर चुका है कि हमारे जीवन में अनगिनत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर रियलिटी में असल में कौन सी कन्वर्ट होती है? जिसमें हम ट्यून इन करते हैं, जो हमारी धारणा है। अब ये जो अवचेतन मन है, ये बड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टीरियस है, एक्चुअली वैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें ना सारे एक्सपीरियंसेस, सारे अनुभव स्टोर होते हैं। हमारे इस जीवन काल में जब हम माँ के गर्भ में थे, तब से लेके अभी तक जो एक्सपीरियंसेस हुए वो सब वहाँ स्टोर्ड है। इवन आप जब सोते हैं और आपके साथ कुछ हुआ, आपको सुबह उठ के याद नहीं रहता, पर अगर आपको सम्मोहन की स्थिति में उस घटना पे ले जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीजें सामने लाएगा। ऐसे ही इस सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन में पिछले जन्म के एक आत्मा की जो भी जर्नी रही है, यात्रा रही है, वो सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ स्टोर होते हैं। अब वो पूरा डेटाबेस है। हमारे कंप्यूटर में हमारे पास डेटाबेस होता है, हमारे पास डेटाबेस है और वो प्रोग्राम चलता रहता है। अब वो चलता है तो कई बार हमें करंट लाइफ में, इस जीवन काल में समझ में नहीं आता कि ये चीज़ क्यों हो रही है। किसी को सडनली अस्थमा हो गया 25 साल की उम्र में, अब समझ में नहीं आ रहा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, कभी कुछ ऐसा किया नहीं कि जिससे अस्थमा हो, तो पता लगा कि वो किसी पिछले जीवन से आ रहा है। तो ऐसे हमारा जीवन जो है वो काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्रिटिकल फिल्टर होता है, ये चेतन और अवचेतन मन के बीच में होता है और ये छन्नी होती है जिसपे हमारा नजरिया होता है। अब नजरिया ही जीवन में सब कुछ है। किसी एक स्थिति में किसी के लिए गिलास आधा खाली हो सकता है, किसी के लिए आधा भरा हो सकता है, और वही सब कुछ बदल देती है, वो हमारा जीवन बदल देती है। अब ये जो फिल्टर है, थोड़ी और टेक्निकलिटी में जाऊं तो ये फिल्टर जो है, जो चेतन अवचेतन मन को सेपरेट करता है, ये कुछ मैसेज यूनिट्स होते हैं। जैसे हम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करें तो हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा फीड करते हैं तो वो बिट्स के फॉर्म में जाता है, 0 1 0 1 0 1। वैसे ही ये जो क्रिटिकल फिल्टर है, ये हर चीज़ मैसेज यूनिट्स के फॉर्म में दिखता है। अभी मैं मैम को देख रही हूँ, मैं उनकी साड़ी का कलर देख रही हूँ, मैं उनके बिंदी का कलर देख रही हूँ, मैं बाकी लोगों को देख रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं आईज ब्लिंक कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे हर चीज़ में कुछ मैसेज यूनिट्स यूज हो रहे हैं। सपोज इसमें 100 हो रहे हैं, उनको देखने में 500 हो रहे हैं, बोलने में 400 हो रहे हैं। तो हमारा क्रिटिकल फिल्टर नॉर्मली एक बार में 4000 मैसेज यूनिट पर मिनट टैकल करता है। उससे ज़्यादा आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे तो जैसे कंप्यूटर हैंग होने लगता है, वैसे हमारा फिल्टर हैंग होने लगता है और फिल्टर जो है वो ओपन हो जाता है। अब मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि हमारे जितने रीति रिवाज हैं, हमारे जितने रिचुअल्स हैं, जो हम एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं, जितनी मार्केटिंग होती है, इवन डांसेस में,
जो खासकर रॉक शोज होते हैं, उनमें इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप भगवान को देख रहे हैं, आप अगरबत्ती सूंघ रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप घंटी बजा रहे हैं, तो आपके पांचों सेंसेस, जो पांचों इंद्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। टच, स्मेल, टेस्ट, एवरीथिंग। प्रसाद खाते हैं, उस प्रक्रिया में क्या होता है, ये मैसेज यूनिट 4000 मैसेज यूनिट पर मिनट से ज्यादा बढ़ जाता है और ये क्रिटिकल फिल्टर ओपन हो जाता है। अब वो क्रिटिकल फिल्टर ओपन हो गया तो क्या, हम सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं, और अवचेतन मन ऐसी चीज है जो बीज वहां बोया वो होना ही है। अब आप मंदिर में जाके संकल्प लें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, या कुछ भी संकल्प लें, वो फलीभूत फिर होगा ही। अब आप रॉक शो जब देखते हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, वहां से लाइट आ रही है, ये स्मोक आया, मेन सिंगर से पहले पता लगा कोई बाइक से पहले एक्स्ट्रा सिंगर आया, बिल्कुल तामझाम रहता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप इतनी चीजें एक साथ देखते हैं तो ऑलरेडी आपका क्रिटिकल फिल्टर जो है वो ओपन हो गया है और आप सम्मोहन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब वहां पे अनाउंसर जब अनाउंस करेंगे, लेट्स हियर इट फॉर माइकल जैक्सन, अगर परफॉर्मेंस, ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इट डजंट मैटर टू द ऑडियंस, क्योंकि वो ऑलरेडी सम्मोहन की स्थिति में सम्मोहित हो चुके हैं। आप जितने एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं वो सब इसका यूज करते हैं कि कैसे क्रिटिकल फिल्टर को बाईपास करें और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं और आप उसको खरीद भी लें। तो ये पूरा सम्मोहन के पीछे साइंस थी जो मैंने आपको बताई। अब हम, जैसा कि मैंने पहले बोला, हमें ये ना नॉर्मली हमारा ये थॉट प्रोसेस होता है कि जो सम्मोहन है वो जब हमें कोई हिप्नोटाइज करेगा हम तभी होंगे, पर आप दिन में न जाने कितनी बार हिप्नोटाइज होते हैं। आप सुबह उठते हैं तो हिप्नोटाइज होते हैं, आप बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई भी काम करेंगे, आप बुक पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आप डांस करेंगे, आप गाना गाएंगे, तो आप सम्मोहन की स्थिति में होते हैं। अब जितने भी आप अगर बात करेंगे तो मोस्टली आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो जितने भी अकम्प्लिश्ड लोग हैं वो इस सम्मोहन की स्थिति का बहुत फायदा उठाते हैं। वो अपने ज्यादातर काम सुबह उठते ही करेंगे, सुबह उठ के विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें अवचेतन मन में जा रही हैं और वो वहां जाएंगी तो वो फलीभूत तो होनी ही है। अब सम्मोहन की हमने इतनी बात कर ली, इतना समझ लिया, अब ये प्रश्न आता है कि सम्मोहन जो है वो कला से कैसे जुड़ा है। उस पे आने से पहले मैं कुछ इस पे टिप्पणी देना चाहूंगी कि ये, हालांकि बहुत लोग इससे वाकिफ होंगे कि जो भी हमारी बाहरी दुनिया में होता है वो पहले हमारे अंदर है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। आज की दुनिया में हम जब रहते हैं तो ऑटोमेशन बहुत है। हम फ्रिज खोलेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है, हम फ्रिज बंद करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है। हम गीजर ऑन करेंगे, पानी गर्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। ऑटोमेशन की दुनिया में रह रहे हैं हम, पर ये ऑटोमेशन सबसे पहले कहाँ था? हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि मुझे हाथ हिलाना है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो सिग्नल यहाँ से वहां जाता है, हाथ हिल जाता है। हमें जब बहुत गर्मी लगती है हमें पसीना आ जाता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाए। हम जब बहुत ठंडी फील करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि हमारी हीट रिटेन रहे। ये ऑटोमेशन नहीं है तो क्या है? तो बाहर जो कुछ भी है वो पहले हमारे अंदर है, फिर वो बाहर है। तो इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो बेसिकली आउटर वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनर वर्ल्ड। अभी जब मैं खजुराहो आ रही थी तो मैं एकार्ट टोल की एक बहुत फेमस बुक है अ न्यू अर्थ, शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, वो मैं पढ़ रही थी। तो उसमें उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ। तो उनके कहने का मतलब है अ न्यू हेवन मतलब जो हमारी चेतना है, जब हम उसको बढ़ाएंगे वो हमारा इनर वर्ल्ड है। तो
आउटर वर्ल्ड जो है वो अच्छा होगा, विच इज अ न्यू अर्थ। एंड दिस इज सो वेरी ट्रू, ऐसा ही होता है। अभी कला से कैसे रिलेटेड है, जब भी हम कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं, हम पेंट करते हैं, हम गाना गाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जैसा उस चीज के लिए फील करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम एक पेड़ को देखें, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत टेक्निकल है, बहुत मैकेनिकल है। हम पेड़ को उस नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया पेड़ को देखने का ये भी है कि पेड़ हमें फल देता है, वो हमारा नर्चरर है। अब हम ये कब महसूस करेंगे पेड़ के लिए, जब वो नर्चरेंस हमने अपने अंदर महसूस किया है। और ये एक फेमिनाइन क्वालिटी है, नर्चर करना। हम पेड़ को दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि पेड़ में जो क्षमता आती है, जो स्ट्रेंथ आती है, वो तभी आती है जब वो बहुत आंधी झेल चुका होता है। और ये एक मैस्कुलिन क्वालिटी है। तो अब आपको पेड़ के दिखाने के पता नहीं कितने तरीके हैं। आप उसको फेमिनिन वे में दिखा सकते हैं, आप मैस्कुलिन वे में दिखा सकते हैं, आप बहुत मैकेनिकल दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वो तो पढ़ा हुआ है। तो आप तब तक किसी भी चीज के एसेंस तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप खुद से नहीं मिलते। कुछ दिन पहले मैंने एक कोट पढ़ा और बड़ा अच्छा कोट था वो, that despite how open, peaceful and loving you attempt to be, people can only meet you as deeply they have themselves. जब तक हम खुद से नहीं मिलते, हम दूसरे से उस गहराई से नहीं मिल सकते। हम दूसरे सिर्फ लोगों से ही नहीं, भाई वो पक्षी हो, पेड़ हो, इन जनरल लाइफ हो, हम उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते। और एक ही रास्ता है इसका, इन सबको समझने का, कि हम पहले खुद को समझें। और उसका एक तरीका है खुद को समझने का, सम्मोहन। वो सिर्फ थेरेपी के माध्यम से नहीं हो सकता। सम्मोहन, जैसा मैंने आपको बताया, हम बहुत तरीके से सम्मोहित होते हैं। हम जब ध्यान में होते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम सम्मोहन की अवस्था में होते हैं। अब होता क्या है कि जैसा मैंने आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया, हम जब तक खुद में महसूस नहीं करेंगे, हम पेड़ की उस क्वालिटी को महसूस नहीं करेंगे। हम चिड़िया का उड़ना महसूस नहीं कर सकते जब तक हमने अपने अंदर वो फ्रीडम नहीं महसूस की है। अब मैं हूँ, सामने वाली चीज है, मुझे खुद को खोजना है। ये जो हम खुद को नहीं खोज पाते, वो इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि जिंदगी में हमने इतने ऐसी चीजें अनुभव किए हैं कि हमने बहुत सारे मुखौटे पहन लिए हैं। और जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें मुखौटा दिखता ही नहीं है। वो इतने अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाता है, हमें लगता है हम तो यही हैं। पर जब हम ये मुखौटा हटाते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर और बहुत सारे मुखौटे हैं। और जैसे जैसे वो मुखौटे हटते जाते हैं, हम पाते हैं कि हम हैं क्या, और जो हम हैं, हम वो कितने शक्तिशाली हैं। मैं, ये बड़ा थियोरेटिकल था, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। एक क्लाइंट आई, कैसे हम मुखौटे पहनते हैं। उनको जो इशू था वो ये था कि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, आई एम नॉट गुड इनफ, जो बहुत कॉमन फीलिंग होती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब जब, क्योंकि मैं थेरेपीज लेती हूँ तो मैं उस तरीके से आपको बताना चाहूँगी, बट थेरेपी इज नॉट दी ओनली वे। आप खुद भी आत्मनिरीक्षण अपना कर सकते हैं। जब हम गए तो पता चला, जब वो छोटी थी और वो कुछ काम कर रही थी, उसने बोला कि आज मैं डस्टिंग करूँगी। मदर वर्किंग थी। अब वो जिस तरीके से डस्टिंग कर रही थी, 3-4 साल का बच्चा कितनी अच्छी डस्टिंग कर लेगा। तो मम्मी ने बोला छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, मुझे जल्दी करने दो, मुझे ऑफिस जाना है। बच्चे को नहीं समझ में आया कि मम्मी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है, उसने ले लिया मुझसे नहीं होगा। अगली बार जब वो 8-9 साल की हुई, वो गई और मदर खाना बना रही थी, बोली मुझे रोटी बनानी है। उस एज में बड़ा शौक होता है घर के काम करने का, तो वो मम्मी ने बोला नहीं फैला रहा होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। अब जब वो इतनी बार तुमसे नहीं होगा रिपीट होता है, तो हम मानने लगते हैं, वो हमारी धारणा बन जाती है कि मुझसे नहीं होगा। और अब वो एक मुखौटा है। अब
जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है 30, 32, 35, इवन 50, 60 साल का हो जाता है, कोई नई चीज़ सामने आई, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया, अब जब कोई नई चीज़ आई तो उस एडल्ट में वो बच्चा ऊपर आता है जम करके और बोलता है मुझसे नहीं होगा। तो जब हम ये मुखौटा हटाना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा था। इस परिस्थिति में ऐसा नहीं था कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जो मदर थी वो थोड़ा बिजी थी, पर बच्चे ने परसीव कर लिया कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी माँ ने कह दिया। तो ऐसे हम बहुत मुखौटे पहन लेते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, ये केस आया बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम अपने मुखौटे हटाते हैं ना, उसके पीछे एक रिसोर्स होता है, एक साधन होता है जो हमको जिंदगी में सशक्त बनाता है। एक मेरे पास केस आया, वो मुझसे बोली कि मैं कोई भी चीज़ ना डॉक्यूमेंट नहीं कर पाती, प्रोफेशनल है, अब आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। थेरेपी की तो वो एक पूर्व जन्म में पहुंची जहाँ पे वो बहुत साइकिक थी और इंट्यूशन, पूर्वानुमान बहुत अच्छा था उस लाइफ टाइम में। और वो जो उस लाइफ टाइम में वो उर्दू मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, मतलब मेल था, सो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता था, और वो लिखते थे। जो वो लिखते थे वो ऐसा लिखते थे कि लोग पढ़ते थे और हील हो जाते थे, ऐसी साइकिक एबिलिटीज थी। तो उस टाइम पे जो किंग था, वहाँ का राजा था, उसने बोला कि तुम कुछ ऐसा लिखो जिससे प्रजा के लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो उसने बड़ी साधनाएं करके, बड़ी पाठ पूजा जो भी उनकी उसमें होता है वो सब करा, और वो शक्तियाँ और ग्रहण की, और एक पूरा टेक्स्ट लिखा, जो इंसान जो भी पढ़ेगा उसकी जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये किसी दूसरे राजा को पता चला, वो आया, उसने अटैक किया और इसका हाथ काट के ले गया कि आगे कुछ लिख ना पाए, और वो बुक भी ले गए। अब जब ये हाथ कटा, बुक चली गई, तो उस लाइफ टाइम में इसने सोचा अब से मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो मेरी जिंदगी पे आएगी। अब वो जीवन तो समाप्त हो गया। अब इस जीवन में कोई उससे मिलती जुलती घटना हुई तो वो पास्ट लाइफ जो है वो ओपन हो गई है, और अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं लिख क्यों नहीं पा रही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफ वर्ड्स होता है, वो हमें बचाता है। तो वो अंदर से वो पास्ट लाइफ बोलती है लिखोगे तो जान से जाओगे। पर जब ये पूरी हीलिंग हुई और जब ये पूरा हीलिंग का प्रोसेस हो गया तो उसको एक रिसोर्स मिला, एक साधन मिला उस लाइफ टाइम से। वो था उसकी इंट्यूटिव, उसका पूर्वानुमान जो होता है वो एबिलिटीज। और जब वो करेंट लाइफ में आई तो उसकी इंट्यूटिव एबिलिटीज और बढ़ गई, और वो करेंट लाइफ में भी हीलर है। तो हर मुखौटे के पीछे एक रिसोर्स होता है। हमारा जो शैडो साइड होता है, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उसमें आप अंदर जाएंगे तो आपको लाइट जरूर मिलेगी, और जब वो मिलती है तो हम अपने आप को और गहराई से समझते हैं। हम अपने जो हम ऑथेंटिक सेल्फ होते हैं हम वो बनते हैं, और जब हम वो एक्चुअली बनने लगते हैं तो हमारी लाइफ जो है, हमारी जो जिंदगी है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आने लगती है। और क्योंकि अब हमने अपने ऊपर इतना काम कर लिया, हमने समझ लिया चीज़ें कहाँ से आ रही थी, हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे, जिंदगी क्या है, हम क्या हैं, और अब जब हम उसको आर्ट में सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वो महसूस करते हैं। फिर आर्ट जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं रह जाता, वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ें थी सम्मोहन से रिलेटेड। सम्मोहन के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ पे मैं और, क्योंकि टाइम उतना ही लिमिटेड है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी कि जब भी हम ऐसे बैठे होते हैं और हम चिंतन करते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ, हम क्यों पलट पलट के उस दिशा में जाते हैं और क्यों हमें वो बार बार महसूस होता है? क्योंकि हमने अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना का एक भाग वहां छोड़ दिया है। तो अगर हम इतनी एनर्जी है तो उसमें से एक पार्ट ऑफ एनर्जी वहां पे रह गई है,
और अब जब मेडिटेशन के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू हम जब ये हमारी अवेयरनेस में आ जाता है कि ये यहाँ से आ रहा है, उसको हम ठीक कर लेते हैं, तो वो जो चेतना वहाँ पे जम गई है वो हमारे पास वापस आ जाती है और हम और कंप्लीट महसूस करने लगते हैं। अब जैसे आज सुबह मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि जीवन यूजुअली हम कैसे जीते हैं। हम सड़क पे जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, किसी ने हमको मार दिया, लात मार दी एक, हम गिर गए, हमारा हाथ टूट गया। अब अगली बार हम सड़क पे निकलेंगे तो हम अपने बचाने के लिए क्या करेंगे? एक क्रच रख लिया। अब किसी ने मारा, अब हम गिरे, पैर टूटा, तो क्रच तो है कम से कम, या हम हाथ में हो सकता है छड़ी रख लें, कोई पास आया तो पहले ही दे दिया इससे पहले कि वो कुछ करे। और बहुत बार हम जिंदगी ऐसे ही जी जाते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा और हम वैसे रिएक्ट कर जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी, इसको हम कोपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, उसमें ही जीते रह जाते हैं। तो छड़ी की आवश्यकता हमेशा नहीं होती, क्रच की आवश्यकता हमेशा नहीं होती। और ये हम इनको तभी छोड़ सकते हैं जब हम जानते हैं कि हम हैं क्या। और सम्मोहन जो है वो एक तरीका है, वो एक माध्यम है जिसको आप अलग अलग तरीकों से अटेन कर सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई थेरेपी हो, चाहे वो सिर्फ बैठ के आत्मनिरीक्षण करना हो। और जब हम वो करते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, तो वो सब डेफिनेटली हमारे आर्ट में भी आता है, क्योंकि हम जो फील, हम तब तक ऑडियंस को वो फील नहीं करा सकते जब तक हम वो फील नहीं कर रहे। तो एक एंड में और मैं रूमी का कोट कहना चाहूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कोट, और कल इसकी बात भी हो रही थी, दो चीज़ों की बात हो रही थी, स्थिरता और गति। और जीवन एक्चुअली उसके बीच में एक तरीके से बैलेंस ही है। हम जब कुछ सोचते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें कोई गति नहीं होती। पर जब हम उसमें कोई इमोशन डाल देते हैं तो उसमें गति आ जाती है, वो एनर्जी इन मोशन हो जाती है। अब अगर किसी ने सोचा कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये अपॉर्चुनिटी मिली है और उससे स्ट्रेस फील हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में गति मिल गई, पॉजिटिव फील हुआ तो डिफरेंट डायरेक्शन में गति मिल गई। सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस बिटवीन द टू। सो रूमी का एक कोट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डांस one must be still, and in order to truly understand stillness one must dance. So मैं इससे ही अपने इस सेशन को, इस सत्र को समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सभी को हार्टफेल ग्रैटिट्यूड कि आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना। कई जगह पे बहुत टेक्निकल था, एंड इट्स रियली आई वुड से अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैं यहाँ पे हूँ। एंड सर राउत सर एंड जैन सर, हार्टफेल ग्रैटिट्यूड बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। त्रिशा ने वाकई में एक तृष्णगी तो जगा ही दी है, और मन में ये आता है कि वो बहुत देर तक बनी रहें, हम लोग सवाल करें और नए सिरे से खुद को जानने की कोशिश करें। और निदा फाजली कहते हैं कि हर आदमी में छिपे होते हैं कई आदमी, जब भी देखना कई बार देखना। तो ये कई बार देखने की जो छटपटाहट है वो खुद से शुरू होती है। जब त्रिशा बोल रही थी तो मुझे शंकराचार्य का एक प्रसंग याद आ रहा था। बस उससे मैं त्रिशा के इस वक्त को यहाँ समाहत करना चाहूँगा कि जब केरल से चलकर आदि शंकराचार्य गुरु की तलाश में भटकते भटकते मांधाता पर्वत पर आए, ओंकारेश्वर आए, और वहाँ उन्हें लगा कि यहाँ मेरे गुरु की तलाश पूरी हो सकती है। तब गुफा में एक लंबे समय से तपस्या कर रहे एक ऋषि की प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग खड़े थे। बालक शंकराचार्य भी उसी पंक्ति में खड़े हो गए। लंबी प्रतीक्षा के बाद
जब वहाँ से वो ऋषि बाहर प्रकट हुए गुफा से बाहर, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, लेकिन उसमें एक बालक भी है। तो सहसा उनका ध्यान उस बालक पर गया। उन्होंने कहा इधर आओ। जब वो बालक उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि यही तो जानने के लिए आया हूँ आपके पास। तो ये खुद को जानने की जो बेचैनी है वो बालक शंकराचार्य को केरल से लेकर ओंकारेश्वर तक ले आई और उसे सच्चा गुरु मिल गया, गोविंद पादाचार्य, हम सब जानते ही हैं। और उन्होंने वह गुरु दीक्षा ली और खुद की तलाश का मार्ग प्रशस्त किया। हम सब जानते हैं कि जिस अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया शंकराचार्य ने इस पृथ्वी को नापते हुए, और दुनिया को ये बताया कि आत्म तलाश का मार्ग बहुत कठिन नहीं है। इस समझते से जुड़ कर देखो, अपने भीतर की नकारात्मकता को छांटो और सकारात्मकता की प्रतिष्ठा अपनी आत्मा पर करो। निश्चित रूप से आप अपने उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे। तृषा ने अपनी भाषा में यही सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये जो सनातन सत्य है हमारे पास चलकर आता है, हम सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन खुद का ठिकाना, खुद का ठौर शायद हमसे हमेशा दूर होता है। सम्मोहन की कला, सम्मोहन की पद्धति, यही सब कुछ हमें सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तृषा, और फिर आपसे और लंबी बातचीत होगी, लेकिन बाकी मैं राहुल जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय जैन जी को, कि इस नृत्य और संस्कृति को समझने के क्रम में जिस तरह से मनुष्यता को समझने का भी एक मार्ग हम सब लोगों को खोजना चाहिए, और वो मार्ग एक दिखाया तृषा ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तृषा को अपने शहर प्रस्थान करना है इसलिए, और उनकी शायद मेरे ख्याल से उनकी रेल का वक्त भी हो रहा है, तो हम अब तृषा से विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।